welcome all of you to this beautiful talk show Let's Talk with Experts। जैसा कि आप सभी जानते हैं Let's Talk with Experts में हमारे इस शो में हमारे कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जिनसे हम पूछ सकते हैं, कुछ सवाल और कर सकते हैं उनसे बात। तो आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आज के हमारे जो खूबसूरती मेहमान हैं, वो है डॉक्टर मोहम्मद यासीन। My profession is MBBS and MD। Thank you so much for coming। हमारे टॉक शो में Let's Talk with Experts। एक बार फिर से सर का स्वागत करें चाहिए। सर सबसे पहले tell us something about yourself। Myself, Dr. Mohammad Yasin। I have done my MBBS and MD in General Medicine। Currently working as a medical officer in District Hospital Patna। और हमारे यहाँ से मेरे गांव से MBBS करने वाला या MD करने वाला मैं पहला बच्चा ही हूँ। और दूसरा मेरे बारे में अगर बताऊँ तो मैंने अपनी MBBS कर्नाटका से की है, हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया के थ्रू, ऑल इंडिया PMT उसका एग्ज़ाम होता था, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे साउथ में मेडिकल कॉलेज मिली थी, कर्नाटक में हासन करके एक ब्यूटीफुल प्लेस है हिल्स डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ पे मैंने MBBS की 5.5 ईयर्स की MBBS होती है 2009 to 2015 मेडिकल। उसके बाद मैं सर्विस में आया, गवर्नमेंट सर्विस में राजस्थान, और मैंने 3 ईयर सर्विस की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया MD में मुझे अपनी ड्रीम ब्रांच मिली जनरल मेडिसिन। मैंने MDM जो अपना हॉस्पिटल है मथुरा स्मार्ट हॉस्पिटल, यहाँ से अपनी PG कंप्लीट की, 3 ईयर का कोर्स होता है। और करंटली उसके बाद मुझे पोस्टिंग दी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रताप नगर में, और वहाँ पर मैं वर्किंग दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम स्मूथ राइड है, आपको हाईवे मिल गया, आपको अच्छे से गाड़ी चलानी है। कभी स्पीड ब्रेकर आएंगे, कभी रास्ते में कांटे आएंगे, तो हर किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो जब 11th-12th मैंने जैसलमेर से की थी, वहाँ पे कोचिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो 12th में मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट था, मैं जैसलमेर में पढ़ा था, तो मैं 12th में मैं सेकंड आया था। उसके बाद जो है डिसाइड किया घर वालों ने कि कोटा भेजा जाए। घर से पहली बार बाहर निकला था, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था। शुरू के जो दिन थे, शुरू के दिनों में, शुरू के 1-2 महीने अकेले रहना, और उसमें बहुत चैलेंजिंग था और घर वालों की भी काफ़ी याद आती थी, लेकिन उसको फेस किया, उस पर डटे रहे। उसके बाद सिलेक्शन होना, और सिलेक्शन होने के बाद भी जब आप दूर रहते हो घर वालों से 5.5 साल के लिए, तो ड्यूरिंग MBBS भी मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बहुत ही जिसे आप कहते हो लाइफ चेंजिंग। तो ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर जब मैं को इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे जो है वो TB हो गई थी, वो ब्रेन में हो गई। तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल टाइम था। मैं दो महीने के लिए हॉस्पिटल में, 1 महीने एडमिट रहा था, 1 महीने घर पे रहा था। और घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा उस टाइम, मेरे फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। ये सब चीज़ें जो है रास्ते में, तो हमेशा स्मूथ राइड नहीं हो रही थी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि सेटबैक्स आते रहेंगे, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में हमेशा सेटबैक्स आते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अब आगे सेटबैक्स नहीं आएंगे, अब डॉक्टर बन गए, ये चीज़ हमेशा रहेगी। आप चाहे किस भी मुकाम पे आए, कभी आपके ज़िंदगी में उतार आएगा, कभी चढ़ाव होगा। जिस तरह साइकिल का पहिया होता है, तो एक जो स्पाइक्स होते हैं उनको नीचे भी जाना पड़ता है, फिर ऊपर भी आना पड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में चलती रहेगी। कभी आपको अच्छे दिन आएंगे, कभी आपके बुरे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिनों में हौसला नहीं हारना है, और अच्छे दिनों में एकदम ऐसे नहीं भूल जाना है कि जो उनको मैं ही मुझे आपसे एक चीज सीखने को मिली, जो मैंने सुना था, आज वो क्लियर हो चुका है कि लाइफ टेम्पररी है। रियली लाइफ के हर पार्ट टेम्पररी है। जैसे अगर मैं जिसके लिए हम भागते हैं, सक्सेस की बात करें, सक्सेस इज ऑल्सो टेम्पररी। किस तरह के उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो हमें लाइफ में हमेशा इन चीज़ों को टेम्पररी मान के चलना चाहिए। एंड डेयर टू फेल, जैसा कि मैं अपना कोट ये हमेशा आपके सामने रखता हूँ कि सक्सेसफुल तो बनो, लेकिन डेयर टू फेल, असफलता को भी गले लगाने के लिए तैयार रहो। सर हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी क्यूरियस हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं
और काफ़ी दूर दूर से आपसे मिलने आए हैं, अपने करियर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। एनीवन? माय नेम इज मोहम्मद मनोवर आलम। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर ये इंडिया से आप एमबीबीएस करो या बाहर से करो तो दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो मोहम्मद आलम, इंडिया से और बाहर से एमबीबीएस दोनों करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। बगैर नीट क्वालिफाई के आप कहीं से भी एमबीबीएस नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिया में भी दो तरह के एमबीबीएस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट। और बाहर से आप करोगे तो आपको खुद के खर्चे पे करना पड़ता है। एमबीबीएस दोनों ही एमबीबीएस होगी, लेकिन बाहर से करके आने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसको FMGE एग्ज़ाम कहते हैं। वो क्लियर करने के बगैर आप यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बाहर से जब आप आते हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, FMGE एग्ज़ाम। वो आपको क्लियर करना पड़ता है। वो क्लियर जब तक नहीं करते तब तक आप इंडिया में भले ही आपके पास एमबीबीएस डिग्री है लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। Want to ask question? Yes. सर जैसे किसी पेरेंट्स को एड्स है, उसका बेबी बॉर्न होने वाला है, तो वो बेबी को भी एड्स बॉर्न टाइम पे भी हो सकता है? बात यह है कि बिल्कुल हमारे जहन में डर तो रहता ही है कि एड्स अगर किसी को है तो हालांकि एड्स के साथ भी अपन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 15 साल 20 साल एड्स के साथ निकालते हैं। और अगर पहले से पता है कि मदर को एड्स है तो बच्चे को एड्स होने के चांसेस 25% होते हैं। और उसके बाद भी अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो चांसेस और भी कम होते हैं। अगर मदर भी ट्रीटमेंट लेती है और बच्चे को जब वो जन्म लेता है तो उस टाइम उसको प्रोफाइलेक्टिक डोज भी दी जाती है, तो उससे वो चांसेस और भी कम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस मदर को एड्स है उसकी बेबी को एड्स हो गई होगा। वो टेस्ट वगैरह वहीं पे और वो टेस्ट होता ही पता चल जाएगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी होता है तो ये चांसेस बहुत कम आ जाते हैं। मतलब बॉम्ब के अंदर अगर बच्चा है उसी वक्त उसका इलाज हो जाता है, ट्रीट कर देते हैं, उसको पता चल जाता है कि सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, उसी वक्त वो बीमारी सामने आ जाती है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है। राइट। What if I didn't get selected in NEET? So what should I do next? And becoming a doctor is not the end of the world. It is not the end of the world. If you don't become a doctor, you can still become a very good human being and serve the society. Why do you want to become a doctor? That should be your priority. Why you want to become? If you want to become to serve the community, you can serve the community in various other ways. It's not necessary that you serve the community only by becoming a doctor. If you want to become, you try for it. And if you get succeed, then it's good. And if you don't get succeed, then you move on. बस अब हम सफल हो गए। तो अभी सर ने बात की कि कामयाबी और जो है असफलता, ये दोनों टेम्परेरी चीज़ है। आपका सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ वो उस फेज के लिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है। जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो 10 साल बाद जब आप वापस रेट्रोस्पेक्ट में इस चीज़ को देखोगे तो आपको लगेगा मैं नादान थी, कितनी बच्ची थी मैं, कैसी मेरी सोच थी। ये ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। सर ये छोटे उम्र में वाइट बाल कैसे आ जाते हैं? मदर के किसी के वाइट बाल जल्दी आ गए थे तो अपने भी आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, फर्स्ट पहली चीज़ जेनेटिक्स है, दूसरा हमारा खान पान है। तो हमको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, खाने पीने को अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं तो अपने आप वाइट बाल आने, तो ये 2 चीज़ें। और तीसरा है आप कैसा हेरोइन वगैरह इस्तेमाल करते हो, अपनी क्लीनलीनेस कैसी रखते हो, तो ये चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो जेनेटिक्स है। आपके जीन्स जो है वो डिसाइड करते हैं आपके वाइट बाल होंगे या ब्राउन बाल होंगे या रेड बाल होंगे। हमारे बाल है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा अंदर से, वो भी मुरझा जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, काफी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, हम फेस करते हैं, इसी वजह से करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। हमारे सर जीएनएम क्या जीएनएम करके सर डॉक्टर बन सकते हैं, उनका क्या स्कोप है? हालांकि कई मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हूँ मैं जो जीएनएम कर रहे थे और करने के बाद उनको लगा कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए,
फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और फिर डॉक्टर बन गए। तो बन तो सकते हैं, आप कभी भी बन सकते हैं। नीट में कोई फाउंडेशन नहीं है, आप कितने साल ही दे सकते हो। नीट यूजी आप चाहो तो 45 साल के हो तो भी दे सकते हो, तो फाउंडेशन नहीं है। आप ये जब करके भी बन। Sir, my name is Mohammed Jain. I have a one question. इस इंसान को माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, उसको सुलझाया कैसे जाए? इस चीज़ की माइग्रेन माइग्रेन या माइग्रेन 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 के लिए किसको है प्रॉब्लम? आपके पास देखो माइग्रेन, हाँ देखिए माइग्रेन कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि उसको सुलझा नहीं सकते। माइग्रेन के लिए एक तो हेल्थी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है। आप टाइम पे उठो, टाइम पे सो, और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन नहीं करना है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद हेल्थी खाना खाना है। उसके बाद कुछ अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम कुछ मेडिकेशन देते हैं, तो मेडिकेशन से कंट्रोल होता है। इसके लिए भी कोई सर किडनी फेल कैसे? देखिए मेरे ख्याल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, किडनी फेल कैसे होता है, और सब लोगों को ये चीज़ जानने की ज़रूरी है और मालूम होनी चाहिए कि किडनी फेल कैसे होती है। देखो जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है और जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसकी हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं कि ओवर द काउंटर मिलने वाली जो ड्रग रहती है, दर्द की, जो हरे पत्ते वाली गोली, जो दर्द की गोली, जो दाढ़ हो रही है या बदन दुख रहा है गोली के, तो वो जो NSAID जिनको बोलते हैं, NSAID खाने से कई लोगों की किडनी खराब होती है, इसी की जाके किडनी पे इफेक्ट करती है। इसलिए बगैर डॉक्टर की सलाह के कभी कोई टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर मिलने वाली जो NSAID है, सबसे प्रिवेंटेबल कॉज जो है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में जागरूकता फैला के जिस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ये है कि NSAID यूज करें। ठीक बात बताइए आपने। अगर हम सीखते हैं नॉर्मली हमारे थोड़ा सा कहीं भी शरीर में पेन होता है, हम मेडिकल शॉप पे जाके अपने हिसाब से कोई भी दवाई लेकर आ जाते हैं। लाइक डाइक्लोफिन प्लस का बहुत यूज हुआ था बीच में भी, तब किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ गए थे और लोगों को अब थोड़ी अवेयरनेस आई है कि आप हमें इस तरीके से टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। शुगर नहीं बोलते इसको, इसको डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज़ का जो है इलाज बिल्कुल है, डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के साथ आप हेल्थी लाइफ, आप 40 साल 50 साल मतलब डायबिटीज़ होने के बाद भी अगर आपकी वो लाइफ एक्स्ट्रा रखना है, क्या आपको डाइट लेनी है, क्या टैबलेट लेनी है, इंडिया में हम ज़्यादातर देखते हैं कि डाइट पे कंट्रोल नहीं होता। डायबिटीज़ लेनी है, क्या लेनी है, वो चीज़ जाननी ज़रूरी है। अच्छा, क्योरेबल नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दो तरह की डिजीज होती है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो क्योरेबल होती है, और जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज रहती है वो क्योरेबल नहीं होती, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। सर मेरा एक मेन सवाल था, बार बार में किडनी स्टोन क्यों होता है? जम के और फिर वो स्टोन बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो आपको यही सलाह है कि आप पानी खूब पिया करें, 4 लीटर 5 लीटर पानी। My name is Nadia Kupar. मैं कुछ नहीं, 65 से गुर्दे में फैट बढ़ता है क्या? इससे आप बाकी सब NSAID से आप इफेक्ट पड़ता है। पैरासीटामोल NSAID नहीं है, लेकिन पेन किलर है, इससे गुर्दे कर सकते हैं। आप जैसी शख्सियत का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। मैंने सुना है कि सर आप जब पढ़ रहे थे कुछ ऐसा मामला हुआ था, लेकिन उस बीच कुछ हाँ, तो अच्छा ये चीज़ ऐसी है कि मैं पढ़ाई के दौरान फाइनल ईयर जैसा ही मेरा कंप्लीट हुआ, मेरी शादी हो गई। तो विद मैरिज आपको थोड़ा सा दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है, आपकी स्टडी भी देखनी पड़ती है और साथ में आपको फैमिली भी चलानी रहती है, और घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं जब आप फाइनेंशियली भी कुछ करो। उस वक्त जो है मुझे थोड़ा सा मेरा जो टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको बेटर हैंडल कर सकता था हालांकि, लेकिन मुझसे थोड़ा सा इस वजह से मैं 3 साल बाद में मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ, मैं उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। मैं ये मानता हूँ। हालांकि शादी आप
आपको मैं नहीं मानता कि मेरी शादी किसी चीज़ की रुकावट है, आपकी पढ़ाई का रुकावट नहीं है। मेरी वाइफ ने मेरा इतना सपोर्ट किया। शादी भी बीच में आई तो सर ने उसको कुछ सीखा, सर ने फाइट करी उस सिचुएशन से। नाउ सर इज इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने है और एज ए डॉक्टर आज एक शख्सियत के रूप में हमारे सामने है। इससे बड़ी सक्सेस कुछ नहीं हो सकती। बंदे को मतलब बीमार हो जाए, दवाई वगैरह चाहिए तो सरकार सर ये फ्री में नहीं बांट सकती। हर एक को मतलब नहीं होता सर कि वो अप्रूव कर सके। आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी तो जैसे जाओगे तो आपके काउंटर पे स्लिप वो भी फ्री कटती है। उसके बाद आपकी मेडिसिन, आप कभी गए हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हाँ है कौन सा? फंडिंग पे तो वहाँ पे किस चीज़ के पैसे लगे आपके? सर कभी डॉक्टर लिखते हैं ना बाहर की दवाई नहीं, अगर अवेलेबल कभी नहीं होती है तो वो बाहर से मिलती है। बाकी लगभग सारी चीज़ें मैं ये मानता हूँ 90% गवर्नमेंट ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अब RTHS वगैरह भी आ गए, तो प्राइवेट में भी आपको फ्री चीज़ें मिलती है। गवर्नमेंट ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। आपको OPD स्लिप से लेके दवाई, आपका एडमिशन के बाद सब चीज़ जाँचें वगैरह सब फ्री होता है। हॉस्पिटल में आपको 1 रुपया भी नहीं, MRI भी फ्री है, CT स्कैन भी फ्री है। अब ये चीज़ है कि MRI की मशीन दिन में 20 MRI कर सकती है और 100 जनों को MRI करवानी है, तो 100 जनों के लिए थोड़े दिन नंबर लगाना पड़ता है। तो सबकी एक साथ आप सोचोगे अभी देखिए और अभी हो जाए, तो आपसे पहले जो 99 जने उनकी कैसे ये चीज़ तो है, लेकिन बाकी है तो सब फ्री। गवर्नमेंट ने किसी चीज़ का अब पहले 10 रुपये स्लिप के लगते थे, वो भी कैंसिल कर दिया, वो भी फ्री। तो वेरी वेल, कौन सा समय निकला है? Yes, कोरोना में सबसे ज्यादा समझी गई। इससे पहले फिर भी लोग डॉक्टर मेडिकल फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। सर इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बात कोरोना की आती है, सर ने कोरोना में जो ड्यूटी निभाई है वो अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग। मैंने सर के बारे में स्टडी करी है, माशाल्लाह बहुत। सर फास्ट करते थे रमजान में और ड्यूटी करते थे बिना कुछ खाए पिए और घर भी नहीं जाते थे रात में। सर ये क्या था, स्टोरी बताया आप। तो कोविड जो है हालांकि बहुत ही इसको मान लो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि यंग लोगों को हमने हमारी आंखों के सामने मरते हुए देखा और हम कुछ नहीं कर पाए। कई लोगों की जान बची भी है और हमने जितनी कोशिश की, जितनी हमारे कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा करने की सब डॉक्टर्स ने यही कोशिश की। जितनी उनकी उनमें कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि लोगों की जान बचे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कई लोगों की जान नहीं बच पाई। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये होता था कि हमें खुद को भी ये रहता था कि कहीं हमारी वजह से हमारे घर वाले इन्फेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप तो सब घर में बैठ गए थे, लेकिन हमें तो पेशेंट के पास जाना पड़ता था और पेशेंट के पास जाने के बाद कई बार घर भी जाना पड़ता था। तो घर जब जाते थे तो हमेशा ये डर रहता था कि मेरी वजह से कहीं मेरे बच्चों को या मेरी बीवी को या मेरे माँ बाप को कहीं मेरी वजह से इन्फेक्शन ना आए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने कई लोग चले गए और हम कुछ नहीं करते। और ऐसा टाइम था कि लोगों को बेड मिलना मुश्किल हो। वेरी गुड। आप एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई थी, FDM से लेके 2-2 किलोमीटर तक एम्बुलेंस की लाइन थी। पूरी रात भर लोग इंतजार करते थे, बेड नहीं मिलता। और बेड कैसे मिलता था, तो ठीक हो गए तो कोई जा नहीं रहा था, तो कोई एक्सपायर होता था, कोई बेड मिलता था। ऐसी पैथेटिक कंडीशन थी। तो वो बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए भी और सारे जो भी मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी बात कर रहा था कोरोना, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन। ये रियली बीमारी जैसे लोग बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमने अपनी तरफ से मतलब बताई है कि ये चीन ने पैदा किया था। कोई कहता है कि चीन में इस तरह का जो नॉनवेज चलता था, जो गलत चीज़ें जो हलाल नहीं, वो लोगों ने इस वजह से फैला। कोई कहते हैं कुछ वजह अपने भी तरह से वाले डेफिनेशन बना। तो सही वजह क्या है इस वायरस की? कई सारे लोग फेसबुक में पता नहीं और व्हाट्सएप में क्या पढ़ के क्या आते हैं, लेकिन जिसके घर से कोई गया है उसको पता है कि कोविड असल में था। और ये किसी के भी घर में, मेरे ख्याल से सबके घर में कोई ना कोई डेथ जरूरी है, चाहे आपके इमीडिएट फैमिली में नहीं होता तो एक्सटेंडेड फैमिली में, लेकिन सबकी फैमिली में। मेरे खुद के बुआ चले गए थे कोविड में और कोविड भी चले गए थे अलग, तो और मामा को हो गया था, वो काफ़ी सीरियस हो गए थे। तो जिन्होंने
देखा है और जिसकी फैमिली से कोई गया है वो तो ऐसी बात नहीं करेंगे कि कोविड था या नहीं था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा या जो बच गए वो फिर ऐसी बातें करते हैं कोविड नहीं था। हमने कोविड को आंखों से देखा है, कोविड से पेशेंट्स को जाते हुए देखा है। तो कोविड ऐसी चीज़ थी जो वापस नहीं आए तो ही बेहतर है। एक बार चली गई है तो हम सब उसका वो मजाक बना देंगे, ठीक है नहीं थी, डॉक्टर क्या कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे डॉक्टर लोगों को मार रहे थे, पता नहीं लोगों की चीज़ कैसी चीज़ है। लेकिन कोविड बहुत खतरनाक चीज़ थी और वापस नहीं आए तो ही अच्छा है। उससे पहले स्वाइन फ्लू चला था 2 साल, स्वाइन फ्लू कब खतरनाक था, कोविड की फर्स्ट वेव में इतना नहीं हुआ था, लेकिन जो सेकेंड वेव आई थी उसमें कई लोगों के कई रिश्तेदार थे। तो ये बिल्कुल ठीक, और हमने इसको आंखों से फेस किया है, हमने इसको बहुत करीब से देखा है और कई सारी गोलियाँ हमारा कई सारी, उसको ऐसा कहना बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी कि कोविड था नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स भी मैंने देखा वो हमेशा स्पोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, या ये लेके जाओ यहाँ से आप, लेकिन रियलिटी क्या होती है सर? देखो डॉक्टर हमेशा पेशेंट के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर वो स्पोर्ट भी कर रहा है तो पेशेंट के फायदे के लिए स्पोर्ट कर रहा है। जैसे कई बार पेशेंट होते हैं उनको बता के जाते हैं, मैंने फर्स्ट रेजिडेंसी में काम किया, पेशेंट को बता के जाते थे कि ये दवाई इस टाइम लेनी, ये दवाई उस टाइम लेनी, और शाम को आके वापस देखते थे तो फिर वो वैसे की वैसी पड़ी रहती थी। या फिर हम कहते थे ये कोई जाके इन्वेस्टिगेशन करवानी है और वो करवाते नहीं थे तो हम उनको डांटते थे ये चीज़ तुमने क्यों नहीं। और दूसरी बात आपके हमारे सामने डेथ हो जाती है, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हम शुरू में लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हमें इतना फील नहीं होता जितना एक आम आदमी को फील होता है उसके सामने डेथ हो जाती है। हमें डॉक्टर्स को इतना फील नहीं होता कि जो डेथ हो जाती है, तो उसके लिए रूटीन प्रोसेस है। जब मेरे रेजिडेंसी में आपने मान लो कि हमारे सामने 500-600 डेथ्स होती, तो इतनी डेथ्स देखने के बाद इंसान को फील नहीं होता। हालांकि एक भी जान जाती है तो हमें बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है कि इसको बचा सकते थे, लेकिन वो चीज़ है स्कोल्डिंग की जहाँ बात आती है तो पेशेंट के फायदे के लिए ही स्कोल्ड करते हैं। इतना लेट डायग्नोज होता है कोई भी चीज़, फिर वो दो होना होता है। सर के बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने स्टडी करी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने के बारे में पूरा छानबीन करी है, कैसी शख्सियत है माशाल्लाह। सर मुफ्त इलाज करते हैं गरीब लोगों का, तालियां सर के लिए। स्पेशली जो लोग तालिबेन हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, उनका इलाज सर मुफ्त में करते हैं। ये चीज़ें, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में हमें देखने को मिलती है, और यही क्वालिटी होती है एक इंसान के सक्सेस। ये सक्सेसफुल इसी वजह से है कि इस तरह की सोच रखते हैं, मेंटलिटी रखते हैं और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये भी होना चाहिए सर। काफ़ी लोग स्वार्थी हो गए आजकल, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपसे जब सुना कि आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। सर लास्ट क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहेंगे, जो बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में सर की, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग खुश नहीं है। हाउ कैन वी बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड? हम मेंटल हेल्थ इससे रिलेट करती है, फिजिकल हेल्थ। एक हेल्थ की सही डेफिनेशन क्या है? लोग कहते हैं मैं फिजिकली सही हूँ लेकिन मेंटली सही नहीं, तो वो हैप्पी नहीं है कुल मिला के। अगर एक भी इसमें कमी है तो हैप्पी नहीं है। तो व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों चीज़ें जब तक आपकी ठीक नहीं होगी तब तक आप सुकून से नहीं रह सकते। और हेल्थ भी उसी को बोलते हैं कि आप फिजिकली भी आप हेल्थी हो, मेंटली भी हेल्थी हो और सोशली भी। तो फिजिकली तो आपको पता ही है हेल्थ के लिए क्या करना, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, सब जगह टाइम पे सोएं और टाइम पे हो जाया करें, और ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाया करें, और थोड़ा स्पोर्ट्स भी करें, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो भी आपको पसंद है उसको थोड़ा बहुत खेलते रहा करें। और मेंटल वेलबींग के लिए सबसे ज़रूरी है मेंटल और सोशल, यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप खुद से सच्चे रहें तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। खुद से सच्चे होने का क्या मतलब है कि भाई लोगों के सामने अलग पर्सनैलिटी है और असल में अलग पर्सनैलिटी, जैसे आप हो वैसे ही रहो सबके साथ, अलग से कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आप हो, तो आप पे एडेड प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। लोगों के सामने आपको परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ। तो जैसे आप हो वैसे ही रहो और आप खुद के साथ सच्चे रहो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। स्पिरिचुअल हेल्थ में आप जो भी आपका मजहब फॉलो करते हो उसको अच्छे से फॉलो करें।
अगर मुस्लिम है तो 5 वक्त नमाज पढ़े, अपने फास्ट अच्छे से करें। अगर हिंदू है तो अपने मज़हब को जिस तरह से भी आप फॉलो करते हैं तो आप उसको अच्छे से, ये भी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ें आप करो तो हेल्थी होगी। Yeah.